नमस्कार साथियों, गरवा एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज साथियों हम गुर्जर प्रतिहार वंश के नोट्स देखेंगे। इस चैप्टर से किसी न किसी एग्जाम में 1% जरूर आता है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं आता, इसे इजी आता है, लेकिन थोड़ा सा ये लगता सभी को कठिन टॉपिक है। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश है यानी कि इनकी स्थिति, इनका निवास स्थान कहाँ से संबंधित है, इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के पहला अभिलेख ये यानी कि चालुक्य नरेश है वो पुलकेशिन द्वितीय के जिसका अभिलेख है, उस अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा, यानी कि इनका जो शासनकाल है वो 6वीं शताब्दी से 12वीं तक शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। इतिहासकार अल मसूदी ने, एक इतिहासकार है उसका नाम है अल मसूदी, ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर तथा राजा को बोरा कहकर पुकारा। राजा को उन्होंने कहा था बोरा, और जो गुर्जर प्रतिहार है उनको कहा था अल गुर्जर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर तथा राजा को बोरा कहकर पुकारा। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का अवतार, ये जो ग्वालियर अभिलेख है वो मिहिर भोज का है, जिसमें नागभट्ट को राम का अवतार एवं विशुद्ध क्षत्रिय का राज क्षत्रिय कहा था, विशुद्ध क्षत्रिय कहा था। राजशेखर ने अपने ग्रंथ विदिशाल पंजिका में गुर्जर प्रतिहार मेंदरपाल है गुर्जर प्रतिहार के शासक, उसको रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि कहा। गुर्जर प्रतिहार के मेंदरपाल को रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि का। तो राजशेखर है अपना जो ग्रंथ है विदिशाल पंजिका में उसने ये कहकर पुकारा था। महिपाल को रघुवंश मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा था। इसी राजशेखर ने, तो महिपाल है उसको रघुवंश मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा था। अगले देखते हैं, आगे देखते हैं। कन्नेडी महोदय ने कहा था, कन्नेडी महोदय ने प्रतिहारों को ये प्रतिहारों है, यहाँ पर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया था। कन्नेडी महोदय ने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया था। स्मिथ और वुलर ने आदि विद्वानों ने प्रतिहारों को हूणों की संतान बताया, यानी उन्होंने हूण संतान बताया था। तथा भंडारकर ने गुर्जर की संतान बताया था। भंडारकर ने गुर्जर की संतान और स्मिथ और वुलर ने विद्वानों ने प्रतिहारों को हूणों की संतान बताया था। प्रतिहारों का मूल स्थान गुजरात के उत्तर क्षेत्र में था। गुजरात के उत्तर क्षेत्र में था।
मूल स्थान की बात होती है तो, यानी कि प्रतिहारों का जो संबंध है वो गुजरात से भी संबंध है। प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र मांडवीपुरा, सबसे पहला जो प्रारंभिक केंद्र है यानी कि मांडवीपुरा। मांडवीपुरा को मंडोर कहते हैं, मंडोर था, मांडवीपुरा था। नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। नैन्सी ने, जो मूलतौर नैन्सी है, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के कौन कौन से प्रतिहार हैं उनका विवरण देखते हैं। सबसे पहले मंडोर के प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन थे। जो 26 शाखाएं बताई थी नैन्सी ने, उनमें जो मंडोर के प्रतिहार हैं वो सबसे प्राचीन थे। यानी कि जो सबसे प्राचीन गुर्जर प्रतिहार थे वो कहाँ के थे? मंडोर के थे। गटियाली या गटियाला, गटियाली या गटियाला अभी शिलालेखों या अभिलेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नाम का कोई व्यक्ति था और उसके हरिश्चंद्र के ब्राह्मण उसको कहा गया, उसको ब्राह्मण रोयल सिद्ध, उसको ब्राह्मण रोयल सिद्ध कहा गया। उसको हरिश्चंद्र को के 2 पत्नियां थी, पहली थी ब्राह्मणी और दूसरी थी क्षेत्राणी हरिश्चंद्र। तो गुर्जर प्रतिहारों का जो सबसे पहले नाम आता, कोई शासक है उसका नाम है हरिश्चंद्र, उसको रोयल सिद्ध भी कहा गया। उसकी 2 पत्नियां थी, पहली ब्राह्मणी थी, दूसरी क्षेत्राणी थी। भद्र के 4 पुत्र थे। अगला देखते हैं, भद्र के 4 पुत्र थे। इन 4 में से रज्जिल या रिज्जल, रज्जिल 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 है ये, रज्जिल 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 तीसरा पुत्र था और 4 पुत्रों में से रज्जिल था उसका तीसरा पुत्र था और इससे ही मंडोर की वंशावली का इससे ही मंडोर की वंशावली का आरंभ होता है। मतलब रज्जिल से जो मंडोर की वंशावली है उसका आरंभ होता है। इस वंश के 10वें शासक ने अपनी सीमा को वर्ल्ड देश तक, यानी अपनी सीमा को वर्ल्ड देश तक बनाया, यानी आगे बढ़ाया तथा देवराज को युद्ध में हराकर उसके छत्र का स्वामी बना, उसके छत्र है उसका स्वामी बना। देवराज को उसमें युद्ध में हराकर 10वें शासक था उसमें रजिल। चालुक्य नरेश यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर के पहला अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है उसमें जो नहीं दे रखा था, अभिलेख का नाम था उसमें एहोल अभिलेख। यहाँ पर एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता, यानी प्रारंभिक तौर पर उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इस वंश के 10वें शासक थे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, 10वें शासक थे ने अपनी सीमा को वल देश है, यहाँ पर वर्ड नहीं है, यहाँ पर वल देश है, यानी वल देश तक बढ़ाया और उसने वल देश तक बढ़ाया।
बढ़ाया है यहाँ पर तथा देवराज को युद्ध में हराकर, युद्ध में रहकर नहीं, यहाँ पर हराकर है, हराकर उसका छत्र का स्वामी बना, उसके छत्र का स्वामी बना था। नेक्स्ट देखते हैं अगला। सिलुक इनके दो पुत्र थे, सिलुक इनके दो पुत्र थे, सिलुक है ये पूरा एक नाम है। और पहले थे बाउक और दूसरा थे कक्कुक, कक्कुक एक ही नाम है। सिलुक के दो पुत्र थे, उसमें पहला बाउक और दूसरा कक्कुक। पर्तियानों ने जोधपुर में एक विष्णु मंदिर में अपनी प्रशस्ति पत्र लगवाई। जो जोधपुर में विष्णु मंदिर था उसमें अपनी एक प्रशस्ति पत्र लगाई थी। यानी जोधपुर के विष्णु मंदिर में किस शासकों ने अपनी प्रशस्ति पत्र लगाई थी? तो पर्तियारों ने लगाई थी। नेक्स्ट देखते हैं जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर पर्तियार। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर, यही इंपॉर्टेंट है, इनसे ही प्रश्न लगभग बनता है। यहां पर देखते हैं सबसे पहले देखते हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम यानी पहला शासक नागभट्ट। 730 से लेकर 760 तक इनका शासन काल रहा। इनके शासन काल में क्या कहा? नागभट्ट प्रथम जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर पर्तियार वंश का संस्थापक माना जाता है। ये नागभट्ट है नाम है, नागभट्ट यानी कि जालोर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर पर्तियार वंश का संस्थापक माना जाता है। इनके दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। यह इंपॉर्टेंट है, यानी किनका दरबार? नागावलोक का दरबार कहलाता था। तो नागभट्ट प्रथम के दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। अगला देखते हैं नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक बताया। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ग्वालियर का जो प्रशस्ति है उसमें नारायण का अवतार और मलेच्छों का नाशक कहा गया। नागभट्ट प्रथम ने राष्ट्रकूट के साथ युद्ध किया और यानी कि किन ने राष्ट्रकूट एवं के साथ में युद्ध किया? तो नागभट्ट प्रथम ने। और उस समय राष्ट्रकूट के साथ जब युद्ध किया था तो उसने मतलब राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग, उसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। उस समय जो दंती दुर्ग का उसने मतलब उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। और इस अवसर पर उसने गुर्जर नरेश को पर्तियार द्वारपाल नियुक्त किया था। जो गुर्जर नरेश है उसको मतलब पर्तियारों का द्वारपाल नियुक्त किया था। अगला देखते हैं वत्सराज। वत्सराज का शासनकाल है 783 से 795। वत्सराज का वत्सराज के शासनकाल में क्या हुआ? देवराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वत्सराज सिंहासन पर बैठा। यानी कि ये देवराज का पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद ये शासन उनके युद्ध हुआ, पाल शासकों के साथ में युद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। यह इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष से वो शुरू हुआ था? तो वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। यानी कि कौन से गुर्जर पर्तियार वंश ने पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था? तो वत्सराज ने किया था। उसके बाद में राष्ट्रकूटों के साथ में युद्ध। वत्सराज का राष्ट्रकूट शासक ध्रुव बड़ा महत्वाकांक्षी था। उस समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था। ध्रुव ने अवंती नरेश वत्सराज पर आक्रमण किया और इस युद्ध में वत्सराज की पराजय हुई थी। ध्रुव ने वत्सराज को यहां पे हरा दिया। वत्सराज की पराजय हुई और
ये युद्ध गंगा और यमुना के दोआब में हुआ था। गंगा और यमुना के दोआब में हुआ था। अगला शासक देखते हैं, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल है 795 से 833 ईस्वी तक। उसके समय में क्या क्या हुआ? वत्सराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय यानी सिंहासन पर बैठा। नागभट्ट ने कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। तो कनौज को कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कनौज को किसने अपनी राजधानी बनाया था? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र चंद्रप्रभा सूरी के अनुसार, जिसके हैं उसका यानी कि जो लेखक हैं चंद्रप्रभा सूरी के ग्रंथ है प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। यानी गंगा में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो कौन सा शासक या कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने गंगा नदी में डूबकर अपनी प्राण त्याग दिए? तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। ये भी अपना इंपॉर्टेंट है और जो विगत जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें ये प्रश्न आ चुका है। अगला देखें, नागपुर नहीं है, ये नागभट्ट है। नागभट्ट द्वितीय की विजय का वर्णन ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय उसकी जो विजय है उनका वर्णन ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। तो ग्वालियर अभिलेख में किसके विजय का वर्णन मिलता है? नागभट्ट द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार कनौज प्रतिहारों यहाँ पर साम्राज्य की राजधानी बनी। यानी कि कौन से अभिलेख के अनुसार कनौज प्रतिहारों की राजधानी बनी थी? तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार यह है। नेक्स्ट देखते हैं, नागभट्ट ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। बंगाल के पाल वंश और उसके शासक थे धर्मपाल, उसको पराजित किया था। और जो अभिलेख है बकुला अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया था। जो उसने बकुला अभिलेख में कौन से तो नागभट्ट द्वितीय को बकुला अभिलेख में उसे परम भट्टारक और महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया। कौन से अभिलेख में कहा गया? बकुला अभिलेख में कहा गया। उसके बाद में अगला शासक है रामभद्र। नागभट्ट है ये नाम, नागभट्ट। नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र सिंहासन पर बैठा और उसने सन 833 ईस्वी से लेकर 836 ईस्वी तक शासन किया था। अगला शासक देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। अगला शासक है मिहिर भोज। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मिहिर भोज से प्रश्न बनते हैं। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। यह रामभद्र का पुत्र था। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। जो ग्वालियर अभिलेख प्रशस्ति है वो मिहिर भोज की है, यानी उसने ये प्रशस्ति उसकी रचना करवाई थी। तो कौन सी प्रशस्ति है वो मिहिर भोज की है? ग्वालियर प्रशस्ति। कश्मीरी कवि कल्लन है, ये कल्याण नहीं है, कल्लन की राज त्रिंगणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। कौन से कश्मीर के शासक है यानी कौन से कश्मीर के कवि हैं जिसमें जो मिहिर भोज शासक है उसकी उपलब्धियां हैं उसका जिक्र मिलता है? तो है कश्मीरी कवि हैं वो कल्लन। उसका जो ग्रंथ है वो राज त्रिंगणी, उसमें उसका जिक्र मिलता है। अगला देखते हैं ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदिवरा मिलती है। यानी किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो
ये थी मिहिर भोज की। दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा गया। कौन से अभिलेख में इसको प्रभास कहा गया? तो दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास कहा गया। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कहीं से भी बन सकता है प्रश्न। अगला शासक देखते हैं महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम है, उसका शासनकाल है 885 से लेकर 910 ईस्वी। महेंद्रपाल प्रथम। इसके राज कवि यानी उसके जो शासनकाल है उसमें कवि था, वो कवि राजशेखर ने उसे रघुकुल चूड़ामणि और निर्भय राज निर्बेंदर आदि से सम्मानित किया। यानी रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्बेंदर नरेंद्र उससे आदि से सम्मानित किया गया था। महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल ने परम बटारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की। महेंद्रपाल के 2 अभिलेख काठियावाड़ के उन्ना नामक स्थान पर मिले। यानी महेंद्रपाल के जो अभिलेख है वो कहाँ से मिले? काठियावाड़ के उन्ना नामक स्थान से, वहाँ से मिले। ग्रंथ कपूर मंजरी और उसके लेखक राजशेखर से ज्ञात होता है कि महेंद्रपाल का गुरु राजशेखर ही था। राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी है, एक बार ये देख लेते हैं। उनकी रचनाएं से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है। यानी कि उसकी रचनाएं हैं कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदसाल वंशिका पंजिका, विदसाल बंजिका, ये वंशिका नहीं है आप, विदसाल विदसाल बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास और भवन कोश। यानी भुवन कोश है, ये भवन कोश नहीं, भुवन कोश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। महेंद्रपाल है, उसका गुरु भी था राजशेखर इसे आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहता था। राजशेखर इसे आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहते थे। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है जो नेक्स्ट शासक हैं, और नेक्स्ट जो शासक हैं महिपाल प्रथम की बात हो रही है। यानी कि इसका मतलब महिपाल प्रथम के समय राजशेखर था, तो उसको आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहता था। यानी कि राजशेखर किस शासक को आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहता था? तो यह है महिपाल प्रथम। 914 से लेकर 943 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। इसके समय अरब यात्री अल मसूदी ने, यानी कि किसके समय आया था? महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। राजशेखर का कथन वो क्या है? मतलब राजशेखर महिपाल का राजकवि था। राजशेखर महिपाल का राजकवि था। ये साक्ष्य हैं, यानी कि कथन या साक्ष्य कह सकते हैं इसको। जो राजशेखर है वो महिपाल का राजकवि था। ये राजशेखर का साक्ष्य, यानी कि ये महिपाल का भी राजकवि था। 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। उसने 943 से 944 ईस्वी में भारत संबंधी अपना विवरण लिखा था। अगला शासक है महेंद्रपाल द्वितीय। उनका शासनकाल है 945 से 948 ईस्वी तक। महेंद्रपाल द्वितीय।
महेंद्रपाल प्रथम की मृत्यु, महेंद्रपाल प्रथम, बर्तन नहीं यहाँ पर प्रथम है, यानी महेंद्रपाल प्रथम उसकी मृत्यु के पश्चात महेंद्रपाल द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसका कोई ज़्यादा विवरण नहीं है। उसके बाद में अगला शासक है विजयपाल। विजयपाल, इसका शासनकाल है केंद्रीय शासन की निर्बलता से लाभ उठाकर चौहान वंश से इसके समय विद्रोह किया था। यानी किस शासक के जो कौन सा प्रतिहार शासक है उसके समय चौहानों ने विद्रोह किया था, तो विजयपाल। ये विजयपाल के समय की बात है। उसके बाद अगला शासक है राज्यपाल। छोटे छोटे शासक हैं, उनको केवल याद रखना है, यानी इनसे कोई संबंधित कोई उससे प्रश्न बनता तो ऐसे बन सकता है। राज्यपाल और राज्यपाल के समय क्या हुआ था। विजयपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज्यपाल 990 ईस्वी के लगभग प्रतिहार वंश का शासक बना था। 990 के लगभग प्रतिहार वंश का शासक बना था। और देवपाल के पोते, ये देवपाल है, देवपाल के पोते राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर उसे अधिक निर्बल बना दिया। यानी कि राज्य कौन से प्रतिहार शासक के समय जो महमूद गजनवी है उसने कन्नौज पर चढ़ाई की और उसके राज्य को निर्बल बना दिया, तो वो है राज्यपाल के समय। यानी कि यह भी इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी यहाँ पर मतलब कन्नौज पर चढ़ाई की थी और राज्यपाल की हत्या, मतलब राज्यपाल की हत्या कैसे हुई थी, ये आश्चर्य की बात है। राज्यपाल की हत्या से संबंधित आश्चर्य की बात है कि जब महमूद ने राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया था, महमूद ने राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया था, तब उसके समय खजुराहो के चंदेल वंशी नरेश विद्याधर ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। और उसके पश्चात विद्याधर ने राज्यपाल के ऊपर मतलब आक्रमण कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। मतलब विद्याधर ने राज्यपाल की कायरता के कारण उसको धिक्कारना शुरू किया और दोनों के बीच में आपसी जो झगड़े हुआ था उसका परिणाम हुआ कि विद्याधर ने राज्यपाल पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में राज्यपाल है वो उसको मार गिराया, यानी मारा गया। तो ये एक कायरता के कारण ये इस विद्याधर ने इसके साथ में युद्ध किया। यानी कि अगला शासक देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में इतना ही आज। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो अगले नोट्स में अपन उसके एमसीक्यू प्रश्न बनाएंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने लायक है वो अपन तैयार करेंगे। यानी कि जैसे आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस शासनकाल के, ये जो परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है वो ऐसे बनाएंगे। कौन से हैं, गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है या चौहानों से संबंधित है या गुइल सिसोदियों से संबंधित है या अन्य कोई शासनकालों से संबंधित है। तो ऐसे अपन एक प्रश्न उत्तर एमसीक्यू बनाएंगे, उसके द्वारा हम उसका पूरे रिवीजन कर लेंगे, यानी उसका पूरा रिवीजन कर देंगे। और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। यानी ये नोट्स हैं और नोट्स के अलावा अपन एमसीक्यू सीरीज हैं उसमें बना लेंगे और गुर्जर प्रतिहार अपना कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न यहीं से आएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एक घूम फिर के गुर्जर प्रतिहार वंश है। जो प्रश्न आरपीसी के द्वारा या जो आरएसएस बोर्ड है उनके द्वारा जो पूछे गए उनमें से संबंधित ही प्रश्न आते हैं वापस वो घूम फिर के। उनमें कोई अंदरूनी प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, वही प्रश्न आते हैं या तो उनके कलात्मक मंदिरों से संबंधित आ जाती है या उनके वंश से संबंधित कोई शासक से संबंधित आ जाते हैं। यानी प्रश्न जो आते हैं वो यहीं से ही फिक्स आते हैं।
जैसे सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आ रखा है उसमें, यानी कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, यानी कौन सा वंश है वो कन्नौज के समय, कन्नौज और उस पर जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उस समय राजपूताना के कौन सा वंश के शासक उसने भाग लिया था। चौहान है, गुर्जर प्रतिहार है। इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले नोट्स या MCQ क्विज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार से हम नोट्स हैं और MCQ सीरीज़ हैं उनके द्वारा अपने जो राजस्थान का इतिहास है या राजस्थान की कला संस्कृति है उससे संबंधित पूरे का पूरा टॉपिक है वो निःशुल्क अपन इस YouTube चैनल पर प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।